नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सामने आज मैं जो है कोशिका को बहुत ही चंद मिनटों के अंदर आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। पिछले सभी वीडियोस को आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा कोशिका रहेगा और ये कोशिका वाला चैप्टर जो है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत जल्दी रैपिड फायर के माध्यम से आपको चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा। और अब जब आप इस चैप्टर को लगा लेंगे तो आपका खुद का दिल बोलेगा कि वास्तव में मास्टर ने मेहनत की है। एक एक शब्द के सामने बच्चों टोटल मिलाकर के 16 स्लाइड है, लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा है बच्चों, लेकिन आपके लिए राहुल सर हमेशा मेहनत करते रहेंगे। बस आप देखना इस कोशिका को देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोशिका के लिए कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। आइएगा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइएगा क्योंकि होने वाला है एक और खतरनाक सा वीडियो आप सभी के सामने। चलिएगा सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, दैट इज साइटोलॉजी। कोशिका जो होती है बच्चों, इसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज सेल। फिर बच्चों कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज सेल। कोशिका मिलकर के क्योंकि उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर के अंग बनते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र मिलकर के क्या बनता है, शरीर बनता है। याद रखिएगा, इसलिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, कोशिका होती है। जब उत्तक की बात करें तो उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। और जब उत्तक कभी चोट लग जाती है, उत्तक टूट जाते हैं, तो उत्तकों का टूटना निक्रोसिस कहलाता है। उत्तकों का टूटना क्या कहलाता है, निक्रोसिस कहलाता है। तो ध्यान रखना, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी और उत्तकों का टूटना निक्रोसिस कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है, निक्रोसिस। उसके बाद कोशिका की बात करें तो कोशिका में सबसे पहले आती है मृत कोशिका। और मृत कोशिका जो होती है बच्चों, इसके खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इन्होंने कोशिका को देखा था सन 1665 में, लेकिन ये कोशिका मृत कोशिका थी, अर्थात उसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं हो रहा था। और इन्होंने सबसे पहले इस कोशिका को देखा था कोर्क में, और कोर्क जो था उसके अंदर देखने के बाद इन्होंने एक शब्द बोला सेलुला, और सेलुला से शब्द हो गया सेल। तो याद रखना, सबसे पहले कोशिका के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट हुक। ये बताओ ये क्या है, हुक है, क्या ये हुक है। और जीवित कोशिका के खोजकर्ता का नाम ल्यूवेनहोक है। तो पहले बोलो हुक होक, हुक होक, हुक होक। तो पहले रॉबर्ट हुक आएगा, फिर ल्यूवेनहोक आएगा। ठीक है बच्चों, इन्होंने की थी 1674 में। फिर अपन बात करें पादप कोशिका के खोजकर्ता, तो मालपीगी और गुरु। क्या पीगी, मालपीगी। क्या पीगी, मालपीगी। और मालपीगी किसका पीगी, गुरु का पीगी। तो याद रखना, मालपीगी और गुरु ने सबसे पहले प्लांट कोशिका की खोज की थी। और ये किसमें की थी बताओ, शैवाल में। इस अर्थात इसे कहते हैं एल्गी, शैवाल के अंदर। तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता का नाम ल्यूवेनहोक, मृत कोशिका के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट हुक, और पादप कोशिका के खोजकर्ता का नाम मालपीगी और गुरु। समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर मजा आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी प्यारे विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम वगैरह सब जगह शेयर करना। और आपके राहुल सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है स्लाइडन और स्वान। स से सिद्धांत, स से स्लाइडन, स से स्वान। क्या बोलोगे, स से सिद्धांत, स से स्लाइडन और स से स्वान। इस सिद्धांत का रूपांतरण किया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बोला था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब अगर आपको नई कोशिका बनानी है तो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होगा वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होगा। ये बात किसने बताई थी बताओ, रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का क्या किया था बताओ, रूपांतरण किया था। क्लियर है सभी को, यस। उसके बाद ध्यान से समझना बच्चों, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्राचीन, प्रो मतलब प्राचीन, कैरियो मतलब केंद्रक। जिनका केंद्रक प्राचीन होता है, अर्थात जिनका केंद्रक डेवलप्ड नहीं होता है। और डेवलप नहीं होने का मतलब है कि केंद्रक के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, केंद्रक के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर केंद्रक के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब जो उसके अंदर डीएनए और जो आरएनए है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो बिखरा हुआ रहेगा। तो इनका आनुवांशिक पदार्थ
बिखरा हुआ रहता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ सुसंगठित रहता है हमारे अंदर। समझ में आ गया ना? हमारे अंदर ऊर्जा देने वाला कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा देने वाला मीजोसोम होता है। क्या होता है? मीजोसोम। हम तो जो होंगे वो सब यूकेरियोटिक में आएंगे। प्रोकैरियोटिक में आते हैं कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जिनके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होता। इसके अंदर बच्चों 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अभी राइबोसोम भी समझाऊंगा, चिंता मत करना। तो इसमें होता है 70S और इसमें होता है 80S। तो याद रखना, राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। उधर 70 होता है, इधर 80 होता है। अगला देखो, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा होती है और सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा होती है। जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, जिसे अपन कहते हैं पीपीएलओ। क्या कहते हैं इसे? पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका। उसी प्रकार हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु, सबसे छोटी का नाम शुक्राणु और लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होता है। तो जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी का नाम माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी का नाम तंत्रिका कोशिका। उसी प्रकार शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु, सबसे छोटी का नाम शुक्राणु और सबसे लंबी का नाम तंत्रिका कोशिका होता है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है? देखिएगा, आप देखते हैं तो सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांगों की बात करें तो ऐसे याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल मेम्ब्रेन है। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो पी का मतलब प्लेस्टिड, जिसे लवक कहते हैं, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और एन का मतलब न्यूक्लियस, जिसे कहा जाता है केंद्रक। तो इन तीनों के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ इस प्रकार की आपको कोशिका दिखाई देती है प्यारे बच्चों। सबसे पहले कोशिका के ऊपर वाली परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं और इस कोशिका भित्ति जो है, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और ये केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क से कवक और क से काइटिन बोलना है। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। रह जाएगा याद? तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरियाओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। हमारे अंदर कोशिका झिल्ली नहीं होती। कोशिका झिल्ली जो हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, माफ करिएगा, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि वसा और प्रोटीन से बनी होती है। वसा और किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, जिसे अपन बोलते हैं लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन या लिप्रोप्रोटीन। तो वसा और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। ये बीच में होता है आपका केंद्रक और इस केंद्रक में होती है केंद्रिका। इस केंद्रिका के खोजकर्ता का नाम फोंटाना है और इस केंद्रक के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन है और केंद्रिका के खोजकर्ता का नाम फोंटाना। मेरा फोन उठाना तो फोंटाना। इस कोशिका में भरा द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य और नाभिक में जो द्रव्य भरा होता है इसको बोलते हैं नाभिक द्रव्य। और दोनों द्रव मिलकर के क्या बनाते हैं बताओ? जीव द्रव्य। सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। क्या? कोशिका में भरा द्रव्य कोशिका द्रव्य, नाभिक में भरा द्रव्य नाभिक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य दोनों मिला के बनाते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के खोजकर्ता का नाम दुजार्डिन। और जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो आपको याद रखना है पुरकिंजे। किसने दिया बोलो? पुरकिंजे ने दिया था जीव द्रव्य शब्द। जीव द्रव्य मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। ये बच्चों रीट लेवल 1 में भी टॉपिक है, सब एग्जाम में आता है ये। फिर अब इसके ऑर्गन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर अपन बात करें कोशिका में तो केंद्रक अपन ने देख ही लिया। केंद्रक के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक में होती है केंद्रिका, केंद्रिका के खोजकर्ता का नाम फोंटाना। अब जुड़ी हुई संरचना होती है केंद्रक से, उसको बोलते हैं ईआर। केंद्रक से जुड़ी हुई संरचना को कहा जाता है ईआर। ईआर को वो नाम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदवई जालिका, जिसके खोजकर्ता का नाम क्या बताओ? पोल्टर है। बोलो कौन है? पोल्टर। अब ये ईआर जो है वो दो प्रकार की होती है। एक का नाम है आर आर मतलब रफ और SER, S मतलब स्मूथ। एक तो होती खुरदरी, एक होती चिकनी। खुरदरी मतलब जिसमें खुरदरा होगा, खुरदरा मतलब जिसमें प्रोटीन होंगे, जिसमें राइबोसोम होंगे, जिसमें राइबोसोम होंगे वो तो खुरदरी। और चिकनी, चिकनी क्या होती है? वसा। चिकनी क्या होती है? वसा। तो जिसमें वसा का संचय होता है वो होती है बताओ चिकनी। तो जिसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो तो हो गई खुरदरी और जिसमें राइबोसोम नहीं होते
वो होगी चिकनी। मतलब जो अगर राइबोसोम है तो मतलब किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, और चिकनी है मतलब किसका निर्माण होगा, वसा का निर्माण होगा। तो इतना सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि खुरदरी है, खुरदरी है मतलब राइबोसोम होंगे, राइबोसोम होंगे मतलब प्रोटीन बनेगा, चिकनी मतलब राइबोसोम तो नहीं होंगे, क्या वो बनेगी फिर वहां पर, वसा, चिकनी वसा होती है ना, तो वसा बनेगी। समझ में आ गया। ईआर जिसके खोजकर्ता का नाम पोल्टर। फिर आता है गोल्जिकाए, गोल्जिकाए के खोजकर्ता का नाम कैमिलो गोल्जी, गोल्जी से याद रह जाएगा गोल्जिकाए। गोल्जिकाए को हमारे शरीर का ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। कोई भी कोशिका के अंदर एंटर होगा तो गोल्जिकाए से पूछ के जाना पड़ेगा। इसे ये प्रोटीन के लिए क्या देता है, रास्ता देता है बच्चों। क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जिकाए अपने पास में एक लाइसोसोम का निर्माण करता है, ये रहा लाइसोसोम। और लाइसोसोम याद रखना बच्चों, इसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल। कई बार पेपर में आ गया, आत्मघाती, खुद को घात कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है लाइसोसोम। इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम खुद तो डूबा, साथ ही साथ सबको ले डूबा, इसलिए इसके खोजकर्ता का नाम डी डूबे। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, डी डूबे याद रखिएगा। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जिकाए करता है। शुक्राणु की जो टोपी होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, जो शुक्राणु होता है उसकी टोपी, जो शुक्राणु होता है बच्चों इसकी टोपी को एक्रोसोम कहते हैं, उस एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जिकाए करता है। पादपों के अंदर इस गोल्जिकाए को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं बताओ, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और बस इतना सा ध्यान रख लेना आप सभी विद्यार्थी। तो पादपों के अंदर इसे हम क्या कहते हैं बताओ, डिक्टियोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका का एटम बम, बम होता है ये। इसे कहते हैं पूरा बहरूपिया। इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बहुत पेपर में आता है ये। जल अपघटनी एंजाइम किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। पाचन का केंद्र किसे कहते हैं बताओ, लाइसोसोम को कहते हैं। और सबसे ज्यादा WBC किस में पाए जाते हैं बताओ, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। रह जाएगा याद। 2-3 सवाल ध्यान रखना। पादपों के अंदर गोल्जिकाए को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ट्रैफिक हवलदार किसे कहते हैं, गोल्जिकाए को कहते हैं। रफ प्रोटीन का बनाती है, चिकनी वसा को बनाती है। और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। याद हो गया होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अगला बच्चों हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। राइबोसोम पूरी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, जिसके खोजकर्ता का नाम है जॉर्ज पेलेडे। देखिएगा, राइबोसोम के खोजकर्ता का नाम है जॉर्ज पेलेडे। पूरी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, बताओ कौन, राइबोसोम होता है। इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। बोलो कौन गुरुजी, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। और इसकी बच्चों 2 इकाइयां होती है, एक 70S, एक होती है 80S। 70 और 80, 70 और 80। अब 70 की भी 2 सब यूनिट होती है, एक 50 और एक 30। क्या बोल रहे हैं, जोड़ना नहीं है 50 और 30 करके 80 कर दो, नहीं। देखो एक 70 होती है तो इसमें एक 50 एक 30। अब देखना 70 में कितना जोड़ा, 10 जोड़ा तो 80 आ गया। 70 में 10 जोड़ा तो 80 आ गया। अब इन दोनों में 10-10 जोड़ दो। 50 में 10 जोड़ा तो 60, 30 में 10 जोड़ा तो 40। दोबारा देखो 70 और बोलो 80, 70 और 80। 70 के 2 भाग हो गए, एक 50 और एक 30। और इसके भी 2 भाग हो गए, 60 और 40। ये उप इकाइयां हैं, जोड़ नहीं है, उप इकाइयां हैं, सब यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब होता है अवसादन गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, किसकी उप इकाइयां होती है। तो इसमें बड़ी उप इकाई कौन सी है, 50। छोटी कौन सी है, 30। 80S में बड़ी कौन सी है, 60। छोटी कौन सी है, 40। ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली पूछे तो ये बड़ी है और ये क्या बताओ, छोटी है, क्योंकि ये 80 है और ये 70 है। समझ में आ गया होगा आप सभी को राइबोसोम के बारे में। उसके बाद कोशिका के अंदर आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका कोशिका का कोई भी प्रश्न बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इस बात का मैं वादा कर रहा हूं आपसे। चाहे किताब उठा के देख लेना, आपका प्रीवियस ईयर का सब सवाल आपसे बनेंगे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। कम समय के अंदर बेहतरीन कंटेंट देने के लिए आप खुद को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, मैंने कितनी मेहनत की होगी इस कंटेंट को लिखने के लिए। आप खुद देखिएगा, कभी 16 पेज पूरे दिन ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में 16 पेज लिख के देखना, आपको पता लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता का नाम है अल्टमान और कोलिकर। अरे मांझा मुझे कॉल कर ले, तो मांझा मुझे कॉल कर ले, है ना। इसका नाम किसने दिया, सी वेंडा ने। बच्चों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, बताई थी ट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें स्वयं का DNA पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह एक प्रकार का अर्ध स्वायत्त अंग होता है, ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। यह 10% एंजाइम खुद बनाता है, क्योंकि खुद का DNA होता है इसका, तो इसलिए ये खुद का एंजाइम खुद ही बना लेता है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहां पर ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। इस
इसमें ये जो उभार नामक जो संरचनाएं दिखती है, रीट में आया था सवाल, इनको कहते हैं क्रिस्टरी। जो उभार नामक संरचनाएं दिख रही है इनको कहते हैं क्रिस्टरी। याद रखना, उभार नामक संरचनाओं को क्या कहते हैं बताओ? क्रिस्टरी कहते हैं। और इन क्रिस्टरी के ऊपर बच्चों ये छोटे छोटे डॉट बन के बने होते हैं, इनको ऑक्सीसोम कहते हैं। और ऑक्सीसोम के ऊपर पार्टिकल पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल पाए जाते हैं बच्चों। तो प्रश्न आ जाए कि बताओ F1 पार्टिकल कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। श्वसन का केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा देता है, इसलिए इसके कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो खुद का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, स्वयं का होता है डीएनए, अर्धस्वायत्त अंग होता है। 10% एंजाइम क्या बनाता है बताओ? स्वयं बनाता है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से सवाल बहुत आते हैं। अगला हमारे पास आता है बच्चों जिसको बोलते हैं रिक्तिका या रसधानी। बस इसके अंदर तुम एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि रिक्तिका या रसधानी का काम क्या होता है। तो जमीन से जल और खनिज लवणों का बैलेंस बनाए रखना, जल और खनिज लवण का संतुलन बनाए रखना। अब आप मुझे बताओ, पानी की आवश्यकता किसको ज्यादा पड़ती है? पेड़ पौधों को ज्यादा पड़ती है। और इसी वजह से वहां पर रसधानी का आकार बड़ा होता है और हमारे अंदर रसधानी का आकार छोटा होता है। तो पादपों के अंदर रसधानी बड़ी होती है, हमारे अंदर रसधानी छोटी होती है। पादपों के अंदर बच्चों जो केंद्रक होता है हमारे अंदर, ध्यान समझना, पादप कोशिका में जो केंद्रक की स्थिति होती है वो अपन बताओ क्या करेंगे बताओ? परिधीय हो जाती है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिकाओं के अंदर रसधानी बड़ी होती है। जैसे ये सेल है, ये इसका केंद्रक है। अब इन पादपों के अंदर तो रसधानी बड़ी होगी ना, तो रसधानी बड़ी होने से क्या होगी? ये इसको खिसकाती खिसकाती केंद्रक को कहां पर ले जाती है? परिधि पर। तो हमारे अंदर तो केंद्रक कहां पर होता है? बीच में। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक कहां पर होता है? परिधि पर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये बड़ी होती है तो उसको खिसकाते खिसकाते कहां पर ले जाती है? परिधि पर ले जाती है। और इस रसधानी का जो बाहरी परत होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, रसधानी का बाहरी परत को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका या रसधानी के बाहरी परत को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगला देखिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान रखना है, तारककाय, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसके खोजकर्ता का नाम बावेरी है। ये इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना, जिसे पूंछ कट जाती है छिपकली की तो वो वापस आ जाती है ना, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन से, है ना। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तारककाय करता है। और कोशिका विभाजन के लिए 4 स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले करना है परपोज। क्या करना है? परपोज। अब एक दिन क्या कहा, एक भाई ने किसी को प्रपोज कर दिया और प्रपोज करते बोला बेटा बेटा बेटा। लड़की गुस्सा हो गई, बेटा कहां? मैं तेरा बेटा लग रही हूं क्या? तो उसने बोला मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। लड़के ने कहा ठीक है यार, तेरे को मेरा प्रेम भी पसंद नहीं आ रहा तो तू जा, तेरी जैसी बहुत एना। लड़की ने पूछा कहां है? बोला टीले पे बैठी है। तो नाम क्या हो गया? टीलोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज जो कि सबसे लंबी प्रावस्था होती है, मेटाफेज जो कि अध्ययन की दृष्टि से सबसे बढ़िया होती है, एनाफेज जो कि सबसे छोटी अवस्था होती है। तो ये ध्यान रखना, कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। और ये कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तारककाय करता है, सेंट्रोसोम करता है। और उसके बाद अंतिम स्लाइड है आपकी लवक के बारे में। लवक के खोजकर्ता का नाम क्या बताओ? सिम्पर है, जिसे अपन कहते हैं पादपों का रसोईघर कहते हैं। और पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग बताओ कौन सा होता है? लवक होता है। ये केवल प्लांट में पाया जाता है। अगर हमारे अंदर होता तो हमारा कलर भी कैसा होता है बताओ? हरा होता। क्योंकि आपको पता है लवक के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है बताओ? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बताओ? क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। रह जाएगा याद? तो ये ध्यान रखना बच्चों लवक के बारे में। लवक है लवक, तो याद रखना पादपों के अंदर सबसे बड़ा कोशिका अगर आपसे कोई पूछे तो वो याद रखना लवक। और सबसे छोटा कोशिका अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना राइबोसोम। कौन सा होता है बताओ? राइबोसोम होता है। और आपको 2 सवाल मैं बता रहा हूं, आप मुझे उनके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। पहला सवाल आप मुझे बताना क्रिस्टरी कहां पाई जाती है। पहला सवाल का आंसर बताइएगा क्रिस्टरी कहां पाई जाती है। और दूसरा प्रश्न आप मुझे बताइएगा, क्या बताइएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। दूसरा बताइएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। दोनों सवालों का जवाब आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को देखा और कुछ सीखने की कोशिश करी। कम समय के अंदर बेहतरीन कंटेंट देने के लिए राहुल सर का नाम जाना जाता है। और आज आपको विश्वास भी हो गया होगा कि कोशिका जैसे बड़े चैप्टर को आपको मैंने चंद मिनटों के अंदर कंप्लीट करा दिया। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आया ना तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।